हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पालमपुर की कहानी से। आपने 10th क्लास में पालमपुर की कहानी पढ़ी होगी, जिसमें आपको अर्थव्यवस्था के बारे में समझाया गया था और वहाँ ये बताया गया था कि किस तरीके से सारी आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और वहाँ पे आपने ये भी पढ़ा था कि कौन सी प्राथमिक क्रियाएं में आती है, कौन सी द्वितीयक क्रियाएं में आती है और कौन सी तृतीयक क्रियाएं में आती हैं। और आपने जो 10th तक इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र पढ़ा है वो सब ये पढ़ा है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है और किस तरीके से यहाँ काम होता है। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा कि अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कैसे उनका समाधान निकाला जाता है। तो वही काम आपको 11th क्लास में स्टार्ट करना है कि किस तरीके से हम आर्थिक समस्याओं को हल करेंगे और निष्कर्ष से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी क्रियाएं कितनी हद तक आपको करनी चाहिए और कौन सी क्रिया को कहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये काम हम 11th क्लास में करेंगे। तो ये 11th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था और ये इंट्रोडक्शन है, हमने इंट्रोडक्शन लिया है। इसी चैप्टर में आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की जो वीडियो रहने वाली है हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में समझने के ऊपर रहेगी। तो हम ये समझेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले हम बता दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो तुरंत मिल जाए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक क्या है। इसका अभिप्राय एक ऐसे स्थान से है जहां हम जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे पालमपुर की कहानी पढ़ी थी ना, पालमपुर एक क्या है, अर्थव्यवस्था जहाँ पे आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि उत्पादन, वितरण और उपभोग, ये आर्थिक क्रियाएं। तो अर्थव्यवस्था को आप सिंपली ऐसे बता सकते हो कि ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहाँ पर हम आर्थिक क्रियाएं करके अपने जीवन यापन चलाते हैं। अर्थात हम वो सारी क्रियाएं करते हैं जिनसे हमें अर्निंग्स होती है, मतलब पैसा कमाते हैं। तो अर्थव्यवस्था को हम ऐसे डिक्टेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो आप ये लाइन लिख सकते हो, अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जहां हम जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे कि आप दिल्ली का या फिर किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले रहे हो, सबकी अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं नहीं हो रही है। मतलब कि उत्पादन, वितरण और उपभोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे आर्थिक क्रियाएं डाउन होने की वजह से अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है। ठीक है ना? तो अर्थव्यवस्था अगर कहेंगे तो एक ऐसा सिस्टम होता है या फिर स्थान होता है जहाँ पर आर्थिक क्रियाएं होती है। तो आपको ये याद रखना है बस। अब अर्थव्यवस्था के टाइप होते हैं, मतलब प्रकार कितने होते हैं। देखो, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहां पर सभी आर्थिक निर्णय बाजार के द्वारा लिए जाते हैं। मतलब जो आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति होती है वो बाजार के पास होती है। तो जैसे आर्थिक निर्णय, जैसे कि भाई क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, अगर ये निर्णय एक बाजार करेगा तो ये कह सकते हैं कि उस देश की इकोनॉमी किस सिस्टम के अकॉर्डिंग है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग चल रही है वहाँ पर। ठीक है ना? तो लेकिन अगर यही सारे निर्णय एक सरकार के द्वारा लिए जाते हैं तो हम कहेंगे उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर कहो कि दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं, मतलब कि कुछ निर्णय बाजार लेती है, कुछ निर्णय समाज मतलब सरकार लेती है, तो कह सकते हैं कि वो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा पूंजीवादी में अमेरिका आ जाएगा और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारा क्या आ जाएगा, इंडिया। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, सोशलिस्ट इकोनॉमी धीरे धीरे फिनिश हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपने 10th क्लास में सारा पढ़ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अर्थशास्त्र क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब अगर सिंपल से समझाऊं तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र कहलाता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना
आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब क्या उत्पादन कर रहे हैं, कितना उत्पादन कर रहे हैं, इसके बारे में जानना अर्थशास्त्र है। हमें कितना उपभोग करना है, कब तक उपभोग करना है, ये हमारा अर्थशास्त्र है। कितना कैसे वितरण करना है, ये अर्थशास्त्र है। रोजगार किस तरीके से निर्धारण करना है, कितना रोजगार हमें उपलब्ध करवाना है, ये हमारा अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि जहाँ पर हम समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वो हमारी अर्थशास्त्र की कैटेगरी में आता है, मतलब कि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र आप 11th क्लास में पढ़ोगे पूरा, और समष्टि अर्थशास्त्र आप 12th क्लास में पढ़ोगे। चलो इसके बारे में एक बार हम अंतर देख लेते हैं क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या अभिप्राय होता है? जब अर्थव्यवस्था में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, मतलब जब हम एक अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक व्यक्ति या एक उत्पादक या फिर एक बाजार के ऊपर अध्ययन करते हैं तो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था को ही एक इकाई मानकर अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। समझ में आई बात? तो अगर हम अर्थव्यवस्था में एक इकाई के ऊपर अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था को ही एक इकाई मानकर अध्ययन करेंगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि भारत में एक व्यक्ति की कितनी आय है, कैसे उपभोग करता है, ये अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन अगर हम पूरे भारत को एक इकाई मानकर करेंगे तो वो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई, एक अंतर ये हो गया। दूसरा क्या है, इसमें जो केंद्रीय समस्या है, जो आर्थिक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है? कीमत निर्धारण और संसाधनों का आवंटन से। तो यहाँ पर जो मेन फोकस रहता है वो किसके ऊपर होता है? केंद्रीय समस्या जो रहती है यहाँ पर कीमत निर्धारण से रहती है और संसाधनों के आवंटन से रहती है। ठीक है, मतलब मेन फोकस कीमत कैसे एक वस्तु की निर्धारित की जाएगी और संसाधनों को कैसे आवंटित किया जाएगा, यहाँ इसका फोकस रहता है। और यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है, केंद्रीय समस्या रहती है, वो क्या रहती है? राष्ट्रीय आय व रोजगार का निर्धारण कैसे होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है? मुख्यतः समस्या का समाधान एक वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा किया जाता है। अब देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कितनी मांग है, कितनी पूर्ति है, उसके द्वारा यहाँ समाधान किया जाता है आर्थिक समस्याओं का। और यहाँ पर समष्टि में एक वस्तु लेकर चल लेते, एक इकाई, तो यहाँ पर पूरी इकोनॉमी की मांग लेके चलेंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। पूरी इकोनॉमी की मांग को क्या कहते हैं? समग्र मांग। पूरी इकोनॉमी की पूर्ति को क्या कहते हैं? समग्र पूर्ति। ठीक है, तो चौथा पॉइंट देखते हैं। यहाँ एक उपभोक्ता, एक उत्पादक किस तरह संतुलन प्राप्त करता है उसका अध्ययन करना है। मतलब किस तरीके से एक उपभोक्ता संतुलित स्थिति में आएगा कि उसे पता लग जाए कि अब उसे खरीदना बंद कर देना चाहिए। और एक उत्पादक को संतुलन स्थिति का कैसा पता चलेगा कि वहाँ पर उसको अधिकतम लाभ हो चुका है। तो इस चीज़ का अध्ययन करना हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? यहाँ एक अर्थव्यवस्था किस तरीके से संतुलन की स्थिति में आती है, मतलब एक अर्थव्यवस्था किस तरीके से संतुलन की स्थिति में आएगी, ये जानना हमारा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और व्यक्तिगत स्तर पर संसाधनों के चयन, वितरण, अध्ययन से, यहाँ पर व्यक्तिगत स्तरों पर संसाधनों को किस तरीके से वो चयन करता है, किस तरीके से उपयोग करता है और किस तरीके से वितरण करना, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और अर्थव्यवस्था के स्तर पर चयन और संसाधनों को वितरण, अब यहाँ अर्थव्यवस्था के स्तर पर हो रहा है, व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है, तो दोनों में अंतर इतना ही है। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।